हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर डार्क। तो बेसिकली जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैंने अपना नीट 2016 में कवर किया था, जिसमें मैंने 555 मार्क्स आउट ऑफ 720 स्कोर किए थे और उसके साथ ही मुझे रैंक मिला था ऑल इंडिया में 1366। एंड नाउ इन 2021 मैं अपने MBBS के आखिरी चरण पर पहुंच चुका हूं, दैट इज द इंटर्नशिप पार्ट। तो मैंने अपनी MBBS IGMC शिमला से की है और वहीं से अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहा हूं। मैंने 1 साल का ड्रॉप करने के बाद ये रैंक हासिल की और मैंने अपना ड्रॉप कोटा से लिया था। कोटा मेरे लिए एक इमोशन है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर मैं कोटा में ड्रॉप नहीं लेता तो शायद मैं आज इस बर्फबारी का मजा नहीं ले पाता। तो जो वो कोटा का 1 साल था वो मेरी जिंदगी का सबसे स्ट्रगलिंग फेज था और जिस स्ट्रगल के कारण आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। कोटा में बिताया हर एक दिन मुझे कुछ ना कुछ सिखाता था। कभी मुझे जिंदगी से लड़ना सिखाता था, तो कभी जब मैं डाउन होता था तो कैसे उससे उठना है वो सिखाता था, तो कभी ये बताता था कि जिस कंपटीशन में तुम जा रहे हो वो कट थ्रोट कंपटीशन है, और कभी तुम्हारी औकात दिखाने के लिए तुम्हें नीचे गिरा देता था। तो कोटा ने मुझे एक नए माहौल से रूबरू कराया। कोटा ने मुझे सिखाया कि तुम गिरकर भी कैसे संभल सकते हो, तुम एक फेलियर होकर भी डॉक्टर बन सकते हो। तो कोटा स्टोरीज वही कहानियां हैं जो भी कोटा ने मुझे सिखाया, मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। इन वीडियोस से अगर आप कुछ भी सीख पाए तो मेरी इन स्टोरीज का मकसद कंप्लीट हो जाएगा। पहले 2 एपिसोड में हमने बताया कि हम कैसे कोटा जाने के लिए अपना मन बनाए, कैसे हमने बाकी सारे इंस्टीट्यूट से एलन को चुना। बहुत सारे डाउट्स जो एक एस्पिरेंट के मन में आते हैं, मेरे मन में भी आए थे, वो मैंने उन 2 पार्ट्स में कवर किए हैं। और ये कोटा स्टोरीज का 3rd एपिसोड है जिसमें मैं आपको अपने साथ कोटा लेकर चलूंगा। कोटा का वो पहला दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ जिसने मुझे जाते ही इतने सारे लेसन सिखा दिए थे। तो पिछली वीडियो में ये डिसाइड तो हो गया था कि मुझे कोटा जाना है, वो भी एलन ज्वाइन करने। तो बाकी सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन अब कोटा जो इतनी दूर था मेरे घर से, वहां मैं 1 साल के लिए रहने के लिए जा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी प्रिपरेशन मुझे करनी थी और मैं इतने टाइम के लिए कभी घर से बाहर रहा नहीं था। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला था और साथ ही मेरे घर वालों के लिए, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला था मेरी माँ के लिए। जब कोटा के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था तो अपने ज़रूरी सामानों को मैं इकट्ठा करने लगा। मेरे दिमाग में आता था कि मैं ऐसा क्या लेकर जाऊं जो मेरी हेल्प कर सकता है और ऐसा मुझे क्या यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। तो मैं कोटा जाने से पहले ये सोचने लगा कि कोटा मुझे ऐसा क्या दे देगा या कोटा में ऐसा क्या हो जाएगा कि जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट्स आने लगे कि कोटा मुझे घर से दूर रखेगा तो घर की सारी प्रॉब्लम्स जिसमें मैं इन्वॉल्व होता था, जो मेरे बिना शायद सॉल्व हो सकती थी, लेकिन मुझे इन्वॉल्व होने के बाद डिस्ट्रैक्शंस मिलती थी। तो सबसे पहली बात तो मुझे घर की प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्शन मिलना बंद हो जाएगी। मैं अपना सारा ध्यान अपनी प्रिपरेशन पर लगा सकता हूँ। तो मैं ये सोचने के साथ अब सामान पैक करने लगा। सामान में मैंने अपने साथ अपनी वो सारी किताबें रखी थी जो मैंने 11th-12th में पढ़ी थी। वो चीज़ें जो मैं अभी तक पढ़ता आ रहा था, थोड़ी बहुत मुझे बेसिक्स बनाने में मेरी हेल्प करेंगी, तो मैं अपनी किताबें रखने के लिए चल पड़ा। बट मुझे उसमें से सिर्फ वो किताबें लेकर जानी थी जो मेरे काम की हैं। सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो मुझे लगती थी कि ये मेरा सिलेक्शन कराएगी वो थी NCERT, जिसपे मैं आंख मीच कर भरोसा कर सकता हूँ। और हाँ, मैंने वही किया और मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स की NCERT पैक कर ली। लेकिन साथ में कुछ ऐसी बुक्स भी थी जो मेरी हेल्प करती थी जो NCERT को समझने के लिए, क्योंकि NCERT एक गहरा समंदर है। बेसिकली तुम्हें उसको समझने के लिए दूसरी बुक्स की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था उस टाइम पर कि मैं उन सारे लाइंस को समझ सकूं। तो फिजिक्स के लिए मैं बुक पढ़ता था वो SL अरोरा की बुक थी, तो वो कॉम्प्रहेंसिव बुक थी। मुझे NCERT को सिंप्लीफाई करने में या जो थ्योरम्स होती थी उनको सिंप्लीफाई करने में ईजी हो जाता था, क्योंकि वो मैं 11th और 12th से पढ़ रहा था। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ फिंगर टिप्स ही यूज़ की थी, तो मैंने अपने साथ केमिस्ट्री की फिंगर टिप्स भी रख ली। और बायो को तो सिर्फ मैं NCERT ही मानता था, तो मेरे पास कोई साइड बुक नहीं थी बायो के लिए, थी भी लेकिन मैं उनको ढंग से पढ़ता नहीं था। लेकिन सिर्फ मैं NCERT पर फोकस करता था बायो के लिए, तो सिर्फ मैं बायो के लिए NCERT पैक कर ले गया। ये तो था मेरी किताबों की प्रिपरेशन, लेकिन किताबों के साथ साथ मुझे कुछ ऐसे दृढ़ निश्चय लेने थे जो मेरा सिलेक्शन करने में हेल्प कराएंगे। मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे एक बात कही थी जब मैं कोटा चूज करने के लिए परेशान हो रहा था। उन्होंने मेरे पापा से बोला कि इसे कोटा मत भेजो, ये वहाँ जाकर बिगड़ जाएगा, वहाँ की संगति अच्छी नहीं होती, लड़कों को खुली छूट मिलती है, वो इधर उधर घूमते हैं, आवारागर्दी करते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, नशों में पड़ जाते हैं, तो कोटा जाकर इसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, इसको मत भेजो। ये बात मुझे दिल पे लग गई थी। अब इस चीज़ को तो डिस्प्रूव करना ही था। तो मेरे साथ जो मेरा दृढ़ निश्चय था वो ये था कि ना मैं वहाँ जाकर दोस्त बनाऊँगा, ना मैं वहाँ जाकर किसी और कंपनी में पढ़ूंगा, ना मैं वहाँ जाकर कोई मस्ती करूँगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें अपने गांठ बांध ली थी। इन चीज़ों से दूर रहने के लिए बस मुझे एक ही काम करना था, मुझे बुक से प्यार करना था और बाकी सबसे दूर रहना था। लेकिन इसी के साथ जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, जो मुझे पढ़ाई करने से रोकता था, वो था मेरा फ़ोन। और आप सबका भी वही दुश्मन है। 2015 की बात है ये, जब मैं कोटा में कोचिंग करने गया था। उस टाइम पर इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर नहीं था, और अगर होगा भी तो मैं उस पर नहीं था। मैं सिर्फ फेसबुक पर अपना टाइम इन्वेस्ट करता था और यूट्यूब पर, और अपने फ़ोन में बहुत सारे गेम्स खेलता था। इतना डिस्ट्रैक्शन काफ़ी था किसी भी चीज़ से मन हटाने के लिए, और लेकिन मुझे मेरा मन लगाना था पढ़ाई पर। तो मुझे मेरा मल्टीमीडिया फ़ोन
को त्याग करना था। तो मैं फ़ोन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए मानता था क्योंकि आपको टाइम टू टाइम एक डोपामीन रिलीज़ कराता रहता है जिससे आपको अच्छा लगता है और आप बाकी सारे जो हार्ड काम होते हैं उन्हें छोड़कर आप इस पर आ जाते हो। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बाकी सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे काम है, बट ये सबसे ईजी होता है आपको चलाने के लिए। जैसे भी आपको कुछ भी बुरा लगेगा या आप 5 मिनट कंसंट्रेशन बनाएंगे, आप सबसे पहले अपना फ़ोन उठाएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और फिर पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब वो 5 मिनट के लिए आप फ़ोन उठाते हो, वो 5 से कब आधा घंटा बन जाता है और कब आधे घंटे से 4 घंटे पता नहीं चलता। तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपनी फ़ोन से मैंने रिलेशनशिप तोड़ दी और मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। लेकिन फ़ोन एक ऐसा मीडियम भी था जो मुझे मेरे घर वालों से जोड़े रखता, क्योंकि मैं इतनी दूर जा रहा हूँ और उनके पास मुझसे बात करने के लिए कोई ऑप्शन तो होना चाहिए। अब उस एरा में तो रह नहीं रहे थे हम कि चिट्ठियों से उनके कांटेक्ट करते। तो हमने सोचा कि हम ऐसी चीज़ के साथ जाएंगे, हम घर वालों से बात कर सकें लेकिन हम बाकी चीज़ें ना कर सकें। तो हमारे इस प्लान में आगे आए नोकिया जी। तो नोकिया का एक ऐसा फ़ोन था जिसमें ना तो यूट्यूब था और ना ही कोई गेम चलता था। बस मैं उससे अपने घर वालों से बात कर सकता था और रेडियो सुन सकता था। तो मैंने अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए मैंने अपने सबसे प्यारे दोस्त के साथ, जो मेरे दुख में साथी था, मेरा सुख में साथी था, उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। तो बेसिकली स्टोरी से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो भी आपके एम के रास्ते में आएंगे या जो आपको पीछे खींचेंगे, आपको उनके साथ ब्रेकअप करना पड़ेगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ़ोन हो। तो आपको इतना दृढ़ निश्चय बनाना पड़ेगा कि अगर आपको आगे जाना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर स्ट्रगलिंग फेज में आना पड़ेगा। मेरा सेक्रीफाइस तो बहुत छोटा था, मैंने तो सिर्फ अपने एडिक्शन को सेक्रीफाइस किया था, लेकिन मेरे माँ बाप ने तो अपने बेटे को ही अपने आप से दूर कर दिया उसका भविष्य बनाने के लिए। मेरे पास तो अल्टरनेट भी था, लेकिन उनके पास मुझे दूर भेजने के बाद कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरे दोनों भाई बहन बाहर रहते थे। अब वो दोनों अकेले होने वाले थे, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा स्टेप था कि अपने सारे बच्चों को बाहर भेजना। तो मैं हमेशा माँ बाप को अपनी स्टोरीज़ में इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनके स्ट्रगल्स को भी आप लोग पहचानें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि माँ बाप जो है उनकी तो जिम्मेदारी है हमें आगे बढ़ाना। वो बस हमसे इतना चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में पढ़ लिख कर कुछ कर लें, और उस पढ़ाई को करने के लिए वो कुछ भी करेंगे, कहीं से भी करेंगे, आपके लिए पैसा ज़रूर लाएंगे। मैं इतना चाहता हूँ कि मैं इन कोटा स्टोरीज़ के माध्यम से आप में जो एक फायर है उसको जगा सकूँ और आप अपने आसपास वाले लोगों का स्ट्रगल समझ सकें कि वो आपको कामयाब करने में कितनी मेहनत करते हैं। आपको तो सिर्फ किताबें पढ़कर एक टेस्ट निकालना है, लेकिन जो आपके माँ बाप हैं वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ताकि आपको वो टेस्ट निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अपने पापा से किया हुआ वादा कि मुझे बस 1 साल दे दो, मैं आपको नीट निकाल कर दिखाऊंगा, मैं इस बात को एक जुनून बनाकर कोटा से निकल जाता हूँ। लेकिन ये कोटा जाने का जो सफर था ना, मेरी जिंदगी में एक अहम बदलाव लेकर आया। गर्मियों के दिन चल रहे थे, हमें ट्रेन से जाना था, तो मुझे कोटा छोड़ने मेरे पापा को मेरे साथ आना था। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेरे दिल पर छुई वो ये थी कि उस टाइम पर रमज़ान का महीना था। दैट इज़ जो प्रैक्टिस मुस्लिम होते हैं वो वंस इन अ ईयर पूरे 1 मंथ के लिए डेली फास्टिंग करते हैं फॉर 16 to 17 आवर्स। सो बेसिकली दिस इज़ अ रिलीजियस थिंग जिसमें आप ना पानी पी सकते हैं और ना खाना खा सकते हैं। और इसी फास्ट में मेरे पापा मुझे कोटा छोड़ने चले जाते हैं। आपको रास्ते में प्यास लगेगी, आपको रास्ते में खाने का मन करेगा, लेकिन मेरे पापा बिना खाए पिए मुझे कोटा छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो ये चीज़ मेरे दिल पर बैठ गई कि एक इंसान किसी के लिए इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है, तो यार मुझे कुछ करना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसे हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता। और ये चीज़ मेरे रगों में दौड़ने लगी और ये पहले दिन का जो इम्पैक्ट था वो मेरे लाइफ लॉन्ग रहा। जब मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस मैं एक ही चीज़ सोच रहा था कि मैं इतने जोश से जा तो रहा हूँ, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो तब जो जिन लोगों ने मुझे बोला है कि ये बिगड़ जाएगा तो उनकी बातें तो सच हो जाएंगी। और मुझे एक अलग सी नेगेटिविटी आने लगी कि मैं अपने पापा के इतने सारे पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, उनका इतना सारा टाइम ख़राब कर रहा हूँ, और उस चीज़ से अगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो मेरे इस सारे स्ट्रगल का क्या होगा। तो पॉजिटिविटी के साथ साथ मेरे पास नेगेटिविटी भी थी जो मेरे दिमाग में भरी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें लेकर हम फाइनली कोटा पहुंच जाते हैं। जब मैं कोटा उतरता हूं तो बेसिकली सुबह का टाइम हो रखा होता है। जैसे ही हम कोटा के जंक्शन पर उतरते हैं वहां के ऑटो वाले आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे एरियाज जो कोटा में बटे हैं जैसे महावीर नगर। उस टाइम पर मुझे कुछ आइडिया नहीं था इन चीज़ों के बारे में, लेकिन हम धीरे धीरे जाकर इधर उधर पूछते हैं कि हमें बेसिकली कुन्हाड़ी जाना है। तो जो हमने इंटरनेट पर सर्च किया था तो हमें बताया गया था कि जो मेरे टाइम के बैच शुरू होने वाले हैं वो कुन्हाड़ी एरिया में शुरू होने वाले हैं। लेकिन जो कुन्हाड़ी एरिया था वो बेसिकली कोटा के जो मेन सिटी है उससे 10-12 किलोमीटर आगे था। आपको चंबल नदी पार कर जाना पड़ रहा था। बहुत सारे ऑटो वाले मना करने लगे कि हमें कुन्हाड़ी नहीं जाना है। हमें लगा था कि इतनी फेमस जगह जहाँ एलन है वहाँ ऑटो वाले मना क्यों करेंगे। तो बेसिकली वो एक नया एरिया था जो एलन ने लॉन्च किया था लैंडमार्क सिटी के नाम से, और वो मेन सिटी से 10-12 किलोमीटर दूर था। नई बिल्डिंग बनी थी वहाँ पर। मेरे ही टाइम से वहाँ पर पहले बैचेस खुले थे 2015 में, तो इसीलिए सारे ऑटो वाले मना कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली हमें कोई भला इंसान मिला और उसने थोड़े पैसे ज़्यादा लिए, लेकिन हमें कुन्हाड़ी ले गया। खैर आखिरकार हम कुन्हाड़ी एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर
एलन की नई बिल्डिंग खुली थी। तो बेसिकली एलन की 11th या 13th बिल्डिंग थी उस टाइम पर जब मैं कोटा गया था। आज पता नहीं उनके कितने और ज़्यादा बिल्डिंग्स हो सकते हैं। तो जैसे ही उस बिल्डिंग के पास हम पहुंचने लगे, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का इन्फ्लक्स देखने को मिला जो एक पर्टिकुलर एक ही यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ आसपास के एरिया में घूम रहे थे। और ये सब देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि मुझे इस जगह पर पढ़ने का मौका मिलेगा जो मेरे सपनों को एक उम्मीद देने वाला है, एक नई किरण देने वाला है, मुझे एक रास्ता दिखाने वाला है। जैसे उस बिल्डिंग के काउंसलिंग ऑफिस में पहुंचते हैं, वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी होती है। बेसिकली बहुत सारे और स्टूडेंट्स उसी सेम बैच को ज्वाइन करने आए थे। तो बेसिकली जो मुझे बैच ज्वाइन करना था वो लीडर्स का बैच था। तो इसके बारे में मेरी बहुत ज़्यादा काउंसलिंग हुई। मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे कि मुझे आपने इस लीडर बैच में क्यों रखा है, मुझे अचीवर्स बैच क्यों नहीं दिया। तो बेसिकली उन्होंने मुझे समझाया कि लीडर्स बैच उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने आज तक कभी कोई कोचिंग नहीं की है। तो लीडर्स बैच में आपको सारे बेसिक्स से पढ़ाया जाएगा, लेकिन अचीवर्स बैच में आपके साथ जो दूसरे बच्चे होंगे वो एक बार दो बार कोचिंग ले चुके होंगे। बेसिकली ड्रॉपर्स बैच होता है अचीवर्स बैच, या फिर जो ऑलरेडी कोचिंग ले चुके हैं 11th-12th क्लास में, उनके लिए अचीवर्स बैच बने होते हैं। तो उन लोगों के बेसिक्स आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि वो 1 या 2 साल की कोचिंग कर चुके हैं। तो उनको उसी अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है और आप उसको कैचअप करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उनकी बात से मैं सहमत हो गया क्योंकि मैंने इससे पहले अच्छे से पढ़ा भी नहीं था। तो मैंने लीडर्स बैच चूज़ कर लिया। और जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि लीडर्स बैच जो होता है वो बस पैसे कमाने के लिए होता है, उसमें पढ़ाई नहीं होती है, तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और मैंने 2016 में नीट क्लियर किया है। 1366 रैंक मैंने उसी लीडर्स बैच की वजह से निकाली है। तो मुझे तो नहीं लगता कि लीडर्स और अचीवर्स में कोई डिफरेंस होता है। अल्टीमेटली वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा ग्रैस्प करते हो उस क्लास में जाकर। तो मैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से बस इतना चाहता था कि वो मुझे बस गाइड करें कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हेल्प करें। बाकी पढ़ना तो मुझे ही था। तो मेरा यही मानना था और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बस इतना ही माने। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, कोई भी कोर्स ज्वाइन करो, जो वो पढ़ाते हैं उस चीज़ को ढंग से पढ़ो। उसके बाद चाहो तो तुम दूसरे इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को देखने के लिए कि तुम एक्चुअली में कहाँ स्टैंड करते हो। लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग से ही भागना शुरू कर दोगे कि वो वाला बेस्ट है, वो वाला बेस्ट है, या वहाँ ज़्यादा अच्छा पढ़ाई जाता है, तो शायद तुम अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो जो काउंसलर थे उन्होंने तो मुझे कन्विंस कर लिया था कि लीडर्स लेना है, और मैंने भी हाँ कर लिया था कि हाँ मुझे लीडर्स देना है। तो उसके बाद जो एक फ़ीस का सेगमेंट था जो मैंने सेकंड वीडियो में कवर किया है, तो ऑलमोस्ट जितनी फ़ीस उन्होंने मांगी थी 80,000 के अराउंड वहाँ पर फ़ीस लगी थी, सिर्फ और सिर्फ जो ट्यूशन फ़ीस थी उस बिल्डिंग की। तो मेरा एडमिशन एलन में हो चुका था और मैं बहुत खुश था इस चीज़ से। अब बारी आती थी कि मुझे हॉस्टल ढूंढना है। तो जो आसपास के एरियाज़ थे उसमें हमने हॉस्टल ढूंढना ट्राई किया। तो जो वहाँ हॉस्टल्स थे वो मेरे बजट से बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे थे और मैं अपने पापा पर और बर्डन नहीं डालना चाहता था। तो मैंने अपने पापा को बोला, पापा आसपास के एरियाज़ में जो भी अगर पीजी होगा पेइंग गेस्ट टाइप का, तो हम उसको देख लेते हैं, वहाँ थोड़ा पैसे भी कम पड़ेंगे, और अगर वहाँ शेयरिंग में रूम मिल जाता है तो बेटर रहेगा। मुझे अकेले रहने की आदत भी नहीं थी। तो मेरे पापा ने जो उनके जान पहचान के दोस्त थे उन लोगों से बात करना शुरू किया, और अल्टीमेटली हमें पता चला कि एक बंदा था जो उसी एरिया से आया था, उसको 1 साल वहाँ रहते हुए हो गया था, वो भी इसी एरिया में बिल्डिंग में ज्वाइन करने के लिए आ रहा है। तो वो शेयरिंग रूम ढूंढ रहा है। तो बेसिकली मैं उस बंदे को नहीं जानता था, लेकिन वो मेरे एरिया से आसपास 60 किलोमीटर के आसपास से था। तो मैंने उसके साथ रहने के लिए हाँ कर दी कि हाँ एक्चुअल में मुझे आइडिया नहीं होगा, वो 1 साल यहाँ पे रह चुका है, तो मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसके साथ शेयर कर सकता हूँ। इतनी दूर पहली बार मैं घर से आया था तो मुझे अजीब सा डर भी था कि एक्चुअल में कुछ मेरे साथ गलत ना हो जाए। तो फाइनली बहुत ज़्यादा खोजने के बाद हमें रूम मिल गया था जो एलन से 10 मिनट की दूरी पर था पैदल, और वहाँ से मेन सिटी जो उस एरिया की थी, चौक जो था उस एरिया का, वो भी पास में था। तो हमें खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और एलन भी पास में हो जाएगा, और वो बजट फ्रेंडली भी था क्योंकि उस रूम का हमें सिर्फ 5,000 देना था, दैट इज़ 2,500 ईच। तो मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया था कि मैं बजट फ्रेंडली काम करूंगा, मुझे एक सपोर्ट भी मिल जाएगा, और बेसिकली मैं नया था उस एरिया में तो मुझे डर भी नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद हम उस रूम में फाइनलाइज हो जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जो वो बंदा था वो उस टाइम पर तो आया था, एडमिशन उसने साथ मेरे ही कराया था उसी बिल्डिंग में, और उसके बाद वो जहाँ रहता था वहाँ चला गया। उसका प्लान था कि वो 1-2 दिन बाद आएगा, और मेरा सबसे बड़ा फियर था कि मैं अकेले डरता था। तो अब मैं उस रूम में अकेला रहने वाला था। तो मेरा एडमिशन कराकर मुझे रूम दिलाकर मेरे पापा की ट्रेन का टाइम हो जाता है शाम को, और मैं उनको बाहर ऑटो तक छोड़ने जाता हूँ और मेरे पापा घर चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली इस रात मैं उस रूम में अकेला सोने वाला था जो मेरे लिए बिल्कुल नया था, और मैं उस टाइम पर बहुत डरता था अकेले रहने से, रात में अकेले सोने से। तो बेसिकली मेरी बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरीज थी जो मुझे डराती थी। तो जैसे किसी के भी दिमाग में ऐसी बातें नई जगह पर आएगा कि कहीं ये प्लेस हॉन्टेड तो नहीं है, तो मेरे भी दिमाग में वैसी चीज़ें आने लगी और मैं डरने लगा। जब मेरा डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं वहाँ रूम से निकलता हूँ, और जो भैया लोग जिनका वो घर था मैं उनके पास जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भैया प्लीज़ आज रात में आप लोगों के साथ सो सकता हूँ यहाँ पर। तो वो बहुत प्यारे लोग थे और उन्होंने मुझे बोला ठीक है आप आ जाओ यहाँ पे, और उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया। और लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। तो गाइस जैसे मैं उस कोटा की गर्मी से इस
शिमला की बर्फ में पहुंचा हूं। तो अगर आप भी मेहनत करते हैं तो आप भी अपने सारे ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। स्टे सेफ, कीप स्टडीइंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जो मेरी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला था अभी तक, जो मेरी ज़िंदगी